सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के.वी. प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। श्रोताओं नमस्कार। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो रेलवे और राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। 13,041 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये दर्शाता है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की रणनीति में सरकार निवेश को कितना महत्व दे रही है। आज इन खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ के.वी. प्रसाद। के.वी. प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मंत्रिमंडल ने जो आज रेलवे और राजमार्ग से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए 13,041 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो निवेश हो रहा है ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये क्षमता बढ़ाने में कितना लाभदायक है और आने वाले वर्षों में जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रख करके अगर ये फैसला लिया गया है तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसा असर देखने को मिलेगा? अगर हम पहले भारतीय रेल की ओर जगह जिसमें काफी निवेश के बारे में अलग अलग प्रोग्राम अनाउंस किए, करीब 13,000 करोड़ के ये कैबिनेट के जो फैसले हुए। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में रेलवेज को माना जाता है जीवन यापन के लिए, खासकर जो लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब नीतिगत और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है और हम जिस तरह से 2047 विकसित भारत का लक्ष्य साधे हुए हैं, उसमें मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है कि जब तक आप एक तरफ हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा तेजी से विकसित करे और उसी की वजह से रोजगार और तमाम सारी चीजें जुड़ी होती हैं। ऐसे में रेलवे जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है उसमें काफी विस्तार की बात की है। जो 4-5 लाइन जो की है, कुछ एग्जिस्टिंग लाइंस को चौथी लाइन, तीसरी लाइन इस तरह बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि ये मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट जैसे कहा गया है, और एक जो सबसे बड़ा रूट है हावड़ा और चेन्नई के बीच, जो कि हम जानते हैं कि एक कोस्टल एरिया है और साथ ही साथ कई सारी, इसको हाई डेंसिटी रूट कहा जाता है क्योंकि काफी हद तक इस पे लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई होती है। प्रसाद जी, 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की बात हुई है जिसमें लगभग 410 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ाने की बात कही गई है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 410 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बिछाना कोई आसान काम नहीं है। तो आज के समय में, मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय रेलवे के सामने बढ़ती यात्री संख्या और माल यातायात के बीच में एक समन्वय बनाने की आवश्यकता नजर आती है। तो नई लाइनें और अतिरिक्त जो ट्रैक बनाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इन समस्याओं का वो स्थायी समाधान दे रहे हैं हमें? जी, कोशिश तो उसी तरफ रहती है क्योंकि जिस तरह से हमारे जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, चाहे वो फ्रेट का ट्रैफिक हो या लोगों का, दोनों के लिए समस्या है। और हम ये सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे की जो राजस्व होता है वो ज्यादा से माल ढुलाई से होता है और पैसेंजर ट्रैफिक कई खासकर नीचे श्रेणियों में तो काफी हद तक सब्सिडी सरकार उसको कंसेशन पे देती है, तो सरकार को उसमें राजस्व इतना नहीं होता और वो क्रॉस सब्सिडी के नाम पे माना जाता है। तो ऐसे में जब आप नई व्यवस्था बनाएंगे और खासकर जैसे उड़ीसा में बालासोर है, वहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और पारादीप पोर्ट की तरफ ये इनलैंड कंटेनर यानी कि जो माल ढुलाई के लिए जो मूवमेंट है वो एक काफी आसान करेगा। इसके साथ साथ जो आसपास के वहां पे इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, चाहे वहां सीमेंट के हों और इस तरह की चीजें हैं, उसकी तरफ भी फायदा होगा क्योंकि पूरी तैयारी हुई है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसमें देखें माल ढुलाई में, तो कई सारे क्षेत्र इसको कवर करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे खनिज हो, चाहे वो इस्पात हो। तो कई सारी चीजें जो कि आपको जरूरी है आपकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में, और जैसे आपने कहा कि एक समन्वय बनाने की तैयारी है, वो इससे ज्यादा होगा। प्रसाद जी, अपने श्रोताओं को हम ये जरूर बता दें कि खड़गपुर, भद्रक, हरिदासपुर, गुम्मिडी पुंडी, गुद्दूर और कटक पारादीप जैसे औद्योगिक कॉरिडोर हैं और माल परिवहन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। आपने भी जिक्र किया कि कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, कंटेनर और अनाज की आवाजाही में काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के समय में लॉजिस्टिक की लागत घटाने पर भी सरकार काफी ध्यान दे रही है। तो ये जो परियोजनाएं शुरू की जा रही, जिन पर काम अब किया जा रहा है, ये कितना असर डालेंगी, कैसे ये सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे माल ढुलाई में देखा जाता है कि पहले जमाने में होता था कि आप पैसेंजर ट्रैफिक को ज्यादा देते थे और माल ढुलाई की गाड़ियों को
कम प्राथमिकता मिलती थी। लेकिन अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौर में जो उत्पादक हैं वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका सामान या जो भी उनकी रॉ मटेरियल जो भी उनकी चीज है वो गंतव्य तक पहुंचे, चाहे वो अपने फैक्ट्रियों में पहुंचे या फैक्ट्री से तैयार माल जहां उनको निर्यात आयात के लिए करना है। तो तमाम सारी चीजें जुड़ी रहती है। तो जो भी कंजेशन है, जो भी बॉटलनेक्स है, उसको कम करने के जो अलग अलग लाइनों का विस्तार हो रहा है, जैसे कहीं तीसरी लाइन है वो, लेकिन मालूम है कि कुछ दिनों बाद वहां पे आपको समस्या आएगी, तो सरकार वहां चौथी लाइन की तैयारी कर रहे हैं। और कई जगह तो लाइन थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं रूट कम करें, जैसे हमने देखा कि सड़क में नेशनल हाईवे में काफी कटौती कर रहे हैं कि समय बचे और वक्त बचे, जिसके साथ साथ पर्यावरण के भी अच्छा असर पड़े। सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से करीब 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों तक पहुंच बेहतर होगी। तो आपको लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे कारोबारों को आगे बढ़ाने के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि रेल जो है एक भारत की जीवनी है, मतलब लोगों के लिए सुविधा है। लोग अपने सामान्य जीवन में जो रोज सफर करते हैं, जैसे हम दिल्ली में हम जानते हैं कि दिल्ली के आसपास कई सारे जो शहर हैं, छोटे छोटे शहर, वहां से लोग सुबह रोज चलते हैं, दिल्ली आते हैं, यहाँ अपना कारोबार के लिए या कार्य के लिए या नौकरी के लिए आते हैं और फिर शाम को घर लौटे जाते हैं। और ठीक इसी तरह दिल्ली से भी अन्य आसपास के शहरों में, तो ये इस तरह का सुविधा और प्रांतों में भी है, लेकिन उसका विस्तार जरूरी है। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है और बढ़ी हुई है, और अगर हम विकास चाहते हैं और जिसमें कि आप चाहते हैं कि आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करें और आपके पास मूवमेंट आसानी से हो, लोग आसानी से आ जा सकें और सस्ते दामों में भी आ जा सके, क्योंकि आज के दौर में तो ये सब कॉम्पिटिटिवनेस की जब हम तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है और लोगों के लिए भी बहुत सुविधा है। अगर जैसे मैंने कहा कि दिल्ली और आसपास के शहर, बॉम्बे, महाराष्ट्र जो आसपास है, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन बड़े शहर हैं, वहां पे ये आम बात है कि आसपास के ग्रामीण इलाकों से और आसपास के छोटे छोटे शहरों से लोग पलायन करते हैं, दिन में अपना काम करके शाम को अपने घर लौट जाते हैं। तो इस तरह की सुविधा बढ़ेगी तो ये निश्चित तौर पे इसी और आगे बढ़ेंगे हम। वैसे सरकार ने इन रेल परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और श्रोताओं, आपको हम ये बता दें कि इन परियोजनाओं से कुलदीहा, भीतरकनिका, पुलिकट झील और ललितगिरी जैसे पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। तो रेल संपर्क ये जो बढ़ेगा, इससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार में किस तरह की बदलाव होने की गुंजाइश आप देखते हैं? सरकार का अपना अनुमान है कि रेलवे का जब विस्तार होगा और आपके आसपास के छोटे ग्रामों में या छोटे जगहों पे जहां की रेल की सुविधा थी या बहुत ज्यादा नहीं थी, अगर जहां नहीं है वहां पहुंचाया जाए। मसलन जैसे अगर आप कहें कि जो एक साउथ में जो एक प्रोजेक्ट का है गुम्मिड़ीपुंडी और गुडूर के बीच में तीसरा और चौथी लाइन, इसमें अनुमान है कि 90 किलोमीटर की लाइन है। लेकिन इसमें यह है कि ये जो गुडूर एक शहर है वो आंध्र प्रदेश में, तो चेन्नई, विजयवाड़ा, रेनीगुंटा बहुत बड़ा जंक्शन है। चेन्नई और विजयवाड़ा तो बहुत ही बड़ा जंक्शन है, तो वहां से ये इंटरचेंज सेशन बन जाएगा। और इसके साथ साथ सरकार का अनुमान है कि वहां पे 2-3 टूरिस्ट की डेस्टिनेशन है, चाहे पुलिकैट लेक हो, नीलपत्तू बर्ड सैंक्चुरी हो। और जैसे सरकार ने ये भी पिछले दर कि जो हमारे यहाँ दर्शन के लिए लोग जाते हैं तीर्थ स्थलों के लिए, तो वहाँ एक वीरा स्वामी का पेरुमल टेम्पल है। तो इस तरह से ये देखिए, जब पर्यटन पहुंचेगा, चाहे वो लोग अपनी आस्था को लेकर जाएं, तो आसपास के छोटे जो कस्बे हैं वहां पे लोग पहुंचेंगे। तो रिलीजियस टूरिज्म की वजह से ये देखा गया है कि बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और स्थानीय लोगों को उसको जरूर एक रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी आमदनी का स्रोत बनता है। और पर्यटक जब बढ़ेगा और अंदरूनी इंटरनल टूरिज्म, मतलब घर के अंदर ही लोग इधर से जाएं अलग अलग जगह, तो वो निश्चित तौर पे आर्थिक व्यवस्था में बहुत मदद करती है। प्रसाद जी, अगर रेलवे के हम विस्तार की बात करें तो ज्यादा समय तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 1 से 1.5 दशक के भीतर रेलवे ने काफी विस्तार किया। इलेक्ट्रिफिकेशन में काफी काम हुआ है, लाइनों के दोहरीकरण या अतिरिक्त संख्या में ट्रैक बनाने की भी गतिविधियां काफी तेज हुई हैं। मैं आपसे अगर पूछूं तो रेलवे का जो फोकस है धीरे धीरे यात्री परिवहन से कहीं आगे बढ़ रहा है, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो इस बदलाव को आप कितना सफल मानते हैं और क्या हम ये कह सकते हैं कि रेलवे सड़क परिवहन से ज्यादा माल अपने नेटवर्क से खींच रहा है अब? पिछले 20-25 साल से ये कोशिश रही है कि रेलवे को जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है जो सड़क यातायात से, खासकर सड़क माल ढुलाई से, ट्रक से, और उस पे कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को कम करे। और क्योंकि रेलवे की क्षमता बहुत है, अगर एक बारी आपने कोई 20 और 50 वैगन को, और इसीलिए आप जानते हैं को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बड़े शहरों के बीच में बनाया गया, दिल्ली मुंबई के बीच में बात की गई, उधर दूसरे वेस्ट कोस्ट में भी तैयारी हो रही है, इसलिए कि भाई आप एक पॉइंट टू पॉइंट निश्चित तौर पर, जैसे मैंने कहा, आपने
आपने सामान उठाया दिल्ली से, और मुंबई में अगर पहले जमाने में चलती थी गाड़ी, एक मालगाड़ी का तो पता ही नहीं होता था कितने दिन में पहुंचेगी अपने गंतव्य पे। अगर अब आप प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पहुंचाना चाहें कि 3 दिन में आपने कहा कि आपका सामान पहुंच जाएगा, तो तीसरे दिन पहुंचना चाहिए गंतव्य में। तभी तो आप प्रतिस्पर्धा करेंगे, तभी तो आप पहुंचाएंगे चीजों को वक्त पे। और तो वैश्वीकरण की जब बात हुई थी तब यही देखा गया था कि अगर आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आपके पास ये बहुत जरूरी है कि गुणवत्ता के अलावा आप समय पे अपना कमिटमेंट पूरा करें। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक केंद्र है। श्रोताओं, बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा के 82.57 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी मिली है। तो प्रसाद जी, बिहार जैसे राज्य के लिए इस परियोजना का आर्थिक और रणनीतिक महत्व आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव आएगा? जी बिल्कुल। इसमें एक तो ये कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर और सोनबरसा के बीच में जो आज की तारीख में करीब 2 घंटे लगते हैं वो कम होकर 1 घंटे में सफर पूरा तय करेंगे। इससे ये होगा कि 3 चीजें जो हम ध्यान रखते हैं, एक तो ये है कि लोगों का खर्चा कम होगा, कम समय पे आप सड़क पे रहेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी। साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी जो समस्याएं आती है कि अधिक ईंधन फूकेगा तो हम सब जानते हैं पर्यावरण दूषित होता है, उसके लिए है। और तीसरा ये है कि आसपास जैसे कहते हैं आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, और जो ये कनेक्टिविटी है, जैसे अभी रेलवेज में हमने बात की थी, ठीक इसी तरह यहाँ एक बाबा गरीबनाथ मंदिर है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ माता जानकी का टेम्पल है सीतामढ़ी, जिसको सब काफी जिनका श्रद्धा और आस्था का स्थान है, तो उसको कनेक्ट करेगा। तो साथ ही साथ ये जो सड़क जिस परियोजना की आपने बात की, करीब 3,500 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो पीएम की गतिशक्ति के जो बिंदु बने हुए हैं उसको भी जोड़ता है, क्योंकि एक तरह से ना समग्र विकास की बात हो रही है, क्योंकि पीएम गतिशक्ति अपना एक निर्धारित समय पे चलता है और उसको प्रधानमंत्री खुद समय समय पे उसका देखते हैं कि ताकि कोई भी बाधा हो तो उसको सब मिलके उसको सुलझाएं जल्द से जल्द। तो ये उसी दिशा की ओर कदम है। प्रसाद जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक्सप्रेसवे, आर्थिक कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर काफी जोर दिया। हम देख रहे हैं कि हर महीने 2 महीने में हमें ये खबर जरूर मिलती है कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार हुआ या फिर एक नया कॉरिडोर हमारे सामने है। लेकिन इनके साथ साथ एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो कि हाईवेज को अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अन्य चीजों को ये कितना फायदा पहुंचाएगा? इसमें 2 पहलू है। एक तो अपने यहाँ गति, जो हम चाहते हैं कि देखिए आज सब भागदौड़ की जिंदगी है, सब कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करना चाहते हैं। तो जो वक्त 8 घंटे लगते थे अब दिल्ली से अमृतसर कम कर दिया है, जो अभी जो लेटेस्ट हाईवे बना है, रास्ते कम किए हैं। दिल्ली चंडीगढ़ का होता था, ये तो मैं नॉर्थ के बता रहा हूँ। तो और भी जिस तरह क्षेत्र है, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनने से होता है कि आप एक तो डेडिकेटेड है तो आप गति ज्यादा दे सकते हैं। जैसे आपने कहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप जा सकते हैं, शहरों में तो हम जानते हैं कि 40 के 50 से सड़कें रेंगने लग जाती है क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक होता है। लेकिन आप गंतव्य अगर एक नेशनल डेस्टिनेशन पहुंचे, दिल्ली से अगर आपको जयपुर पहुंचना है, पहले 5 घंटे लगते थे, अगर मान के चलिए वो 3 घंटे में, तो 2 घंटे में आपका काफी काम हो जाता है। कई लोग तो सुबह जाके दिल्ली चंडीगढ़ और सुबह जाके रात को वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से गति जब होती है तो आपको कार्य करने की पद्धति बढ़ जाती है, और जब कार्य करने की पद्धति बढ़ती है और आपके पास ज्यादा वक्त होता है अपने काम करने का, तो आर्थिक विकास में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम है। प्रसाद जी, एक अंतिम प्रश्न है, बहुत ही कम शब्दों में आपके विचार इस पर जानना चाहूंगा। भारत अब हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, आधुनिक माल ढुलाई कॉरिडोर और बेहतर हाईवे नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर 2047 को हम एक लक्ष्य मानकर चल रहे हैं तो इन सारी गतिविधियों को आपके विचार में इनका क्या योगदान रहेगा? बहुत कम शब्दों में। इनका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा, फैक्ट्री में सामान तो बना है लेकिन उसको आप आगे नहीं पहुंचा पा रहे तो उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे जिसे कहते हैं मूलभूत और ढांचागत नीतिगत तैयारी है, जिसके बगैर हम अपने 2047 के लक्ष्य के लिए साथ तो लिया, पहुंचना कठिन होगा। केवी प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में